नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में और आपके साथ न्यूज 10 लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइंस के साथ। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस भारत की यात्रा पर राष्ट्रपति भवन में हुआ औपचारिक स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता आज। कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद। एनडीए संसदीय दल की बैठक शुरू। ऑपरेशन सिंदूर के बाद और मौजूदा मॉनसून सत्र में पहली बार जुटे बीजेपी और घटक दलों के सांसद। संसद के मॉनसून सत्र का 12वां दिन आज। दोनों सदनों में कई अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध। लोकसभा में 4 विधेयकों पर होगी चर्चा। कर्नाटक में थमे सरकारी बसों के पहिए। परिवहन निगम के कर्मचारी आज से बेमियादी हड़ताल पर। वेतन वृद्धि समेत कई मांगों पर राज्य सरकार से बातचीत नाकाम। और रूस से तेल आयात करने के मामले में भारत का अमेरिका और यूरोपीय संघ को जवाब। आलोचना करने वाले देश खुद कर रहे हैं रूस से व्यापार। भारत को निशाना बनाना अनुचित और तर्कहीन। आइए सभी खबरों को विस्तार से जानते हैं। भारत के दौरे पर आए फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड रामोओल्डेज मार्कोस जूनियर का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित रहे। फिलीपींस के राष्ट्रपति ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच नए दौर की शुरुआत होगी, जिसमें और नए क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। It is a reaffirmation of the alliance and the partnership that we are strengthening. Where we used to refer to the Asia-Pacific region, we now refer to as the Indo-Pacific region, which is I think, a correct evolution of that understanding because of the global nature of all of politics and of all of trade and all of the economy. And to build upon what we already have had, but certainly to explore the many opportunities that have arisen in the past few years because of the new technologies and the changing state of the global economy and the geopolitics around us now. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड रामोओल्डेज मार्कोस जूनियर के बीच आज नई दिल्ली में उच्च शिष्टमंडल स्तर की वार्ता होगी। वार्ता के दौरान भारत और फिलीपींस के बीच द्विपक्षीय संबंधों की सभी पहलुओं की समीक्षा होगी। ये यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय सहयोग को और बढ़ाने और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत करने का एक अवसर है। सोमवार को भारत पहुंचने पर फिलीपींस के राष्ट्रपति ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। फिलीपींस के राष्ट्रपति ने आज महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट पर श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए। इस मौके पर उन्हें राजघाट समिति द्वारा महात्मा गांधी पर आधारित कुछ पुस्तकें, महात्मा गांधी की एक प्रतिमा और चरखा भी भेंट किया गया।
फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस की भारत यात्रा भारत फिलीपींस राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। ये यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय सहयोग को और बढ़ाने और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत करने का एक अवसर है। भारत और फिलीपींस के बीच राजनयिक संबंध नवंबर 1949 में स्थापित हुए थे और तभी से दोनों देशों ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री सहयोग, कृषि, स्वास्थ्य सेवा, फार्मास्यूटिकल्स और डिजिटल तकनीकों सहित कई क्षेत्रों में एक मजबूत साझेदारी विकसित की है। इतना ही नहीं, दोनों देश क्षेत्रीय स्तर पर भी मजबूत रूप से जुड़े हुए हैं, जिसमें आसियान के साथ भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी भी शामिल है। फिलीपींस के साथ भारत के संबंध देश की एक्ट ईस्ट नीति का हिस्सा है। फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस के भारत दौरे से इन संबंधों को और प्रगाढ़ होने की उम्मीद है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। संसद भवन परिसर में एनडीए संसदीय दल की बैठक शुरू हो चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद हैं। ये बैठक इस मायने में महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद एनडीए के सांसद एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं। इसके अलावा संसद के इस मॉनसून सत्र में भी एनडीए सांसदों की ये पहली बैठक है। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन भी किया गया। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, बहुत ही अहम, बहुत ही खास संसद भवन में आज ये बैठक हो रही है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद एनडीए संसदीय दल आज एक साथ बैठा है। जी बिल्कुल, हम जानते हैं कि जब भी संसद का सत्र चलता है तो हम अक्सर देखते हैं कि कई बार बीजेपी संसदीय दल की बैठक होती है या फिर एनडीए संसदीय दल की बैठक होती है। और आज हम देख रहे हैं कि एनडीए की जो संसदीय दल की बैठक है वो आज हो रही है और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया गया। हम जानते हैं कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक हमने देखा कि भारत की सेना ने 100% सटीक तरीके से लक्ष्य हासिल किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि सेना को पूरी छूट है कि वो अपने हिसाब से टारगेट तय करें, समय तय करें। और हमने देखा कि भारत की सेना के शौर्य को दुनिया ने देखा और दुनिया ने देखा कि भारत में जो एक अभियान चला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, आत्मनिर्भर भारत का अभियान, और हमने जो हमारे अपने साजो सामान है जो डिफेंस में हम जानते हैं कि हमारी जो प्रगति हुई है उसका भी एक उदाहरण दुनिया ने देखा कि आज हम डिफेंस के सेक्टर में भी कितना आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। तो इन सब को लेकर आज एक प्रस्ताव पारित किया गया एनडीए की संसदीय दल की बैठक में और उस प्रस्ताव के जरिए जो सेना का शौर्य है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लीडरशिप रही है उसकी प्रशंसा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एनडीए के जो सांसद हैं, एनडीए के जो नेतागण हैं, उन्होंने अभिनंदन भी किया। जो निश्चित तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण मौका है ऐसे समय में जो हम देख रहे हैं कि संसद में टकराव सत्ता और विपक्ष के बीच देखने को मिल रहा है। तो ये एक मौका है जब एनडीए एकजुटता का प्रदर्शन भी कर रहा है, साथ ही साथ एक आगे किस तरह की रणनीति होनी है उसका भी एक संकेत आप इस बैठक में देख सकते हैं। थोड़ी देर बाद जब ब्रीफिंग होगी तब क्या कुछ और बैठक में हुआ इस बात की भी विस्तार से जानकारी मिलेगी। जी शैलेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि कई मायनों में ये बैठक अहम है और आप बता रहे हैं कि बाद में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो पता चलेगा कि और कौन कौन से प्रस्ताव इसमें शामिल किए गए। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन भी किया गया और एक तरफ हम देख रहे हैं जहां सदन में कार्रवाई नहीं चलने दी जा रही है विपक्ष की तरफ से, और वहीं एक तरफ एनडीए जो है, संसदीय दल जो है, वो एक साथ एकजुटता का संदेश देता हुआ भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। जी देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है आज की जो एनडीए की संसदीय दल की बैठक है उसमें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक प्रस्ताव पारित हुआ है और जिस तरह से सेना ने इस पूरी कार्रवाई को सटीक तौर पर अंजाम दिया और हम देखा कि आतंक के खिलाफ हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर आगे बढ़ते हैं। और अब हमने ये बता दिया है कि सिर्फ हम आतंकियों को नहीं बल्कि आतंकियों के आकाओं को भी बख्शने वाले नहीं, वो कहीं भी बैठे और छुपे हों।
तो ये एक संदेश बहुत स्पष्ट तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत ने दुनिया को दिया। और हम जानते हैं कि भारत से विभिन्न दलों का प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देशों में गया था और उस प्रतिनिधिमंडल ने भी आतंक के खिलाफ जो भारत की नीति है उस बारे में स्पष्ट तौर पर बताया था और किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में हमने आतंकियों को ठिकाना बनाया, आतंकियों का जो ठिकाना है उनको ठिकाना बनाया। लेकिन पाकिस्तान की जो हरकत थी उस बारे में भी देश ने भारत ने दुनिया को बताया कि किस तरह से पाकिस्तान न केवल आतंकियों को संरक्षित करता है, एक सेफ ठिकाना देता है, बल्कि उन्हें ट्रेनिंग देने का काम करता है। और उनकी सेना, जब कोई आतंकी मारा जाता है तो उनके सेना के अधिकारी उनके जनाजे में शामिल होते हैं। तो ये सब बातें हमने देखी। तो आज इसको लेकर किस तरह से भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर सफलतापूर्वक अंजाम दिया उसका एक प्रस्ताव पारित किया गया है और आप तस्वीरों में देख भी रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया गया एनडीए के सांसदों द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल नेतृत्व में जिस तरह से ये पूरी कार्रवाई हुई और जिस तरह से हमने देखा कि हमने आतंक के खिलाफ जो कठोर नीति अपनाई है दुनिया ने देखा है, और जिस तरह से हमने डिफेंस में एक प्रगति की है, उन सब को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज अभिनंदन एनडीए के सांसदों ने किया है। तो निश्चित तौर पर ये बैठक ऐसे समय हो रही है जब हम जानते हैं कि संसद का मानसून सत्र चल रहा है, टकराव भी देखने को मिल रहा है बिहार एसआईआर के मुद्दे पर, जिसमें सरकार ने बहुत स्पष्ट तौर पर अपनी रणनीति साफ कर दी है। और कल ही ये संकेत दिए थे कि अब अगर विपक्ष नहीं मानेगा तो मजबूरीवश जो विधायी कामकाज उसे आगे बढ़ाना पड़ेगा, यानी बिना चर्चा के मजबूरी में सरकार को बिल पारित कराना पड़ेगा। तो उसको लेकर भी एक रणनीति हो सकता है, इस पर चर्चा हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया गया एनडीए के सांसदों द्वारा और ऑपरेशन सिंदूर पर प्रस्ताव पारित किया गया आज की बैठक में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और वहीं आपको बताएं कि मानसून सत्र के 12वें दिन आज लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध किए गए हैं। लोकसभा में आज 4 विधेयक चर्चा और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में गोवा राज्य विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का समायोजन विधेयक 2024, वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक 2024, राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 चर्चा और पारित किए जाने के लिए पेश होंगे। गोवा विधानसभा से जुड़ा ये विधेयक राज्य में अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान करता है। वहीं वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक 2024 भी चर्चा के लिए सूचीबद्ध है। इस विधेयक के माध्यम से समुद्री संधियों और अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों के तहत भारत के दायित्वों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है। इसके साथ ही लोकसभा में 23 जुलाई को पेश किए गए राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 पर भी चर्चा होना है। इस बिल का उद्देश्य राष्ट्रीय खेल निकायों को मान्यता प्रदान करना और उनके कामकाज को रेगुलेट करना है। इस विधेयक के माध्यम से राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति और विधेयक में उल्लेखित प्रत्येक खेल के लिए राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय खेल महासंघ की स्थापना किए जाने का प्रावधान है। ये राष्ट्रीय निकाय संबंधित अंतर्राष्ट्रीय निकायों से भी जुड़े होंगे। साथ ही इन निकायों की राज्य और जिला स्तर पर भी इकाइयां होंगी। इसके साथ ही लोकसभा में राष्ट्रीय एंटी डोपिंग संशोधन विधेयक 2025 पर भी चर्चा सूचीबद्ध है। इस विधेयक को इसी मानसून सत्र के दौरान 23 जुलाई को लोकसभा में पेश किया गया था। ये बिल राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एक्ट 2022 में संशोधन का प्रयास करता है। डोपिंग खिलाड़ियों द्वारा अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए कुछ प्रतिबंधित पदार्थों के सेवन को कहा जाता है। ये एक्ट खेलों में डोपिंग के विरुद्ध यूनेस्को कन्वेंशन को प्रभावी करता है। ये खेलों में डोपिंग को प्रतिबंधित करता है और इस विधेयक में एंटी डोपिंग नियमों को लागू करने हेतु राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा से संबंधित भी कई प्रावधान हैं। वहीं राज्यसभा की कार्यसूची की बात की जाए तो राज्यसभा में आज एक विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। उच्च सदन में समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक 2025 पर चर्चा की जाएगी। यह विधेयक भारतीय समुद्री माल परिवहन एक्ट 1925 का स्थान लेने का प्रयास करता है। एक्ट भारत के एक बंदरगाह से भारत के दूसरे बंदरगाह या दुनिया के किसी भी बंदरगाह तक माल की ढुलाई की जिम्मेदारियों, देनदारियों, अधिकार और छूट से संबंधित प्रावधान करता है। इसके साथ ही उच्च सदन में गृह मंत्रालय की ओर से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को 6 महीने के लिए बढ़ाने के लिए एक वैधानिक प्रस्ताव पारित किए जाने के लिए पेश किया जाएगा। वित्त मंत्रालय की ओर से सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की दूसरी अनुसूची में संशोधन का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। अहम विधायी कार्यों के साथ साथ दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान अलग अलग मंत्रालयों से अहम प्रश्न भी पूछे जाएंगे। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।
दम आलू कैसे बनाए? और दाल तड़का भी और मशरूम मसाला भी। बिना MDH मसालों के टेस्टी खाना कैसे बनेगा? MDH दम आलू, दाल तड़का और मशरूम मसाला। MDH से खाना हर बार मजेदार। मस्त है। सरस शेफ। उड़ी बाबा। MDH सदा आपको नए स्वाद देने के लिए प्रतिबद्ध है। MDH। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। एक मिनट। क्या हुआ? अभी से इतना खर्चा करोगे तो मेरी पढ़ाई का क्या करोगे? तूने पहले ही लाइफ इंश्योरेंस का चाइल्ड प्लान सोच रखा है, इसकी वजह। सपनों को रखो सुरक्षित चाइल्ड प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। और ब्रेक के बाद न्यूज 18 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कर्नाटक परिवहन निगमों के कर्मचारी संघ के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसले से प्रदेश में यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। राज्य के सभी 4 सड़क परिवहन निगमों KSRTC, BMTC, NWKRTC और KKRTC के परिवहन कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज से राज्यव्यापी हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, इसे देखते हुए वहीं डिपो से बस नहीं निकल रही हैं। बसों के बिना लोगों को यातायात में काफ़ी परेशानी हो रही है। आपको बता दें कि वेतन वृद्धि की मांग को लेकर कर्मचारी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पुलिस ने बाबा बंगाली के नाम से रह रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान इमामुद्दीन अंसारी निवासी कालचिनी, जिला अलीपुरद्वार, पश्चिम बंगाल के रूप में हुई है। ये व्यक्ति बीते 15 वर्षों से मंदिर में महात्मा के रूप में रह रहा था। पुलिस को सूचना मिली कि मंदिर में रह रहा बाबा मुस्लिम है और उसकी पहचान फर्जी है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दबिश देकर इमामुद्दीन को हिरासत में ले लिया। उसके आधार कार्ड के अनुसार व्यक्ति का नाम बंगालीनाथ केयर ऑफ कमलनाथ निवासी शाकुम्बरी रोड, पानी की टंकी, लक्ष्मी नारायण मंदिर, सहारनपुर अंकित है। आरोपी ने गांव के ग्राम प्रधान से मंदिर बनवाने के नाम पर कुछ जमीन भी ले ली थी। गांव वालों से चंदा इकट्ठा कर मंदिर का निर्माण कर लिया गया और उसी में रह रहा था। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां उसे जेल भेज दिया गया है। बंगाली बाबा नाम से एक व्यक्ति जो है रह रहा था, जिसका सत्यापन किया गया और सत्यापन के उपरांत इसका मूल नाम जो है इमामुद्दीन जो है अंसारी सनाब नूर मोहम्मद कालचीनी, जनपद अलीपुरद्वार, पश्चिम बंगाल पाया गया। इसके अभिलेखों का सत्यापन किया गया तो इनके पास जो है पैन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर कार्ड अलग अलग पते के पाए गए और ये जो है जो आधार कार्ड में इसका पता पाया गया, जिस पर इसने बंगाली नाथ सनाब कमलनाथ शाकुम्बरी रोड सहारनपुर पाया गया और जो है नाम पता फर्जी और छद्म रूप से रहने के संबंध में पुलिस स्टेशन थाना भवन में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और गिरफ्तार करके इनको जेल भेजा गया है। अभी विगत दिन शामली जिले के थाना भवन क्षेत्र के मंटी हसनपुर गांव में एक बांग्लादेशी व्यक्ति अपना फर्जी आधार कार्ड बनाकर लंबे समय से मंदिर के अंदर जो मुस्लिम था वो हिंदू के रूप में और मंदिर में पूजा कार्य कर रहा था। ये पूरे राष्ट्रीय सुरक्षा को एक बड़ी चुनौती है और इसी क्रम में भारत सरकार NRC और CAA पर काम कर रही है और मैं सरकार से गुजारिश करूंगा उस पर कठोरतम कार्रवाई हो और इस NRC और CAA की प्रक्रिया को और कठोर किया जाए। खबरों में बढ़ते हैं आगे। कश्मीर के कुलगाम स्थित अखल के जंगलों में लगातार 5वें दिन भी सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। शुक्रवार को अखल के जंगल में आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिली थी और इसके बाद सेना और सुरक्षा बल के जवानों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। जैसे ही सुरक्षा बल घेराबंदी के लिए आगे बढ़े, छिपे हुए आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों तरफ से फायरिंग हुई। मुठभेड़ में अब तक 3 आतंकवादी मारे गए हैं और 3 सैनिक घायल हुए हैं। घायलों का श्रीनगर के सेना अस्पताल में इलाज चल रहा है। हालांकि इलाके में गोलीबारी अभी भी जारी है। जंगल में छिपे हुए और आतंकवादियों का पता लगाने के लिए घेराबंदी बढ़ा दी गई है। वरिष्ठ पुलिस और सेना के अधिकारी ऑपरेशन को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। रुद्र हेलीकॉप्टर, ड्रोन,
हाई टेक्निक वाले निगरानी उपकरण और पैरा फोर्सेस को तैनात किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय के सामने उद्योगपति अनिल अंबानी की आज पेशी होगी। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी को 17,000 करोड़ रुपए के कथित लोन धोखाधड़ी मामले में पूछताछ के लिए समन भेजा है। उन्हें 5 अगस्त को ईडी के दिल्ली मुख्यालय में पेश होने को कहा गया है। पिछले सप्ताह ईडी ने मुंबई में रिलायंस ग्रुप से जुड़े 35 स्थानों पर छापेमारी की थी, जिसमें 50 कंपनियों और 25 लोगों की जांच की गई। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत की गई। रूस से तेल आयात करने के मामले में अमेरिका और यूरोपीय संघ की तरफ से सवाल उठाए जाने पर भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया आई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट कर लिखा कि यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद से रूस से तेल आयात करने के मुद्दे पर अमेरिका और यूरोपीय संघ की तरफ से भारत को निशाना बनाया गया है। वास्तव में भारत ने रूस से तेल इसलिए आयात शुरू किया क्योंकि संघर्ष के बाद पारंपरिक सप्लाई यूरोप की ओर मोड़ दी गई थी। उस समय अमेरिका ने खुद भारत को ऐसे आयात के लिए प्रोत्साहित किया था ताकि दुनिया के तेल बाजार की स्थिरता मजबूत बनी रह सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी लिखा है कि भारत अपने उपभोक्ताओं के लिए सस्ती और स्थिर ऊर्जा मुहैया कराने के लिए आयात करता है। ये वैश्विक बाजार के हालात की मजबूरी है, लेकिन जो देश भारत की आलोचना कर रहे हैं वो खुद रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं और भारत की तरह उनका व्यापार उनके देश के लिए कोई ज़रूरी मजबूरी भी नहीं है। इस दृष्टि से भारत को निशाना बनाना अनुचित और अविवेकपूर्ण है। किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था की तरह भारत अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A के खात्मे को आज 6 साल पूरे हो गए हैं। मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म कर दिया था। साथ ही जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का फैसला भी लिया गया था। इस फैसले के तहत राज्य का विशेष दर्जा खत्म हो गया और उसे पूरी तरह भारतीय संविधान के ढांचे में शामिल कर लिया गया। एक देश एक संविधान के तहत केंद्र का ये वो ऐतिहासिक फैसला था जिसने जम्मू कश्मीर की सूरत ही बदल दी। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन अनुच्छेद 370 की वजह से जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। भारत का अभिन्न अंग होने के बावजूद जम्मू कश्मीर में भारत के कानून लागू नहीं होते थे। यहाँ देश का विधान लागू नहीं होने के साथ यहाँ का निशान भी अलग था। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। पिछले 6 सालों में आतंकवादी घटनाओं में गिरावट आई। 2004 से साल 2014 के बीच 7,217 आतंकी घटनाएं हुई थी, जो 2014 से साल 2024 के बीच घटकर मात्र 2,242 रह गई। इसी के साथ क्षेत्र में शासन, बुनियादी ढांचे एवं नागरिक भागीदारी में भी बड़ा परिवर्तन आया है। अनुच्छेद 370 को निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास कार्यों ने रफ्तार पकड़ ली है। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 तक कुल 92,560 प्रोजेक्ट्स पूरे किए गए, जबकि साल 2018-19 में ये संख्या सिर्फ 9,229 थी। सड़क कनेक्टिविटी की बात की जाए तो इस कनेक्टिविटी को लेकर भी रिपोर्ट में बताया गया है कि जम्मू से श्रीनगर जाने में अब पहले के मुकाबले काफ़ी कम समय लगता है। केंद्र सरकार के अहम फैसले के बाद जम्मू कश्मीर में पर्यटन भी तेजी से बढ़ा। साल 2024 में जम्मू में कुल 2 करोड़ 36 लाख पर्यटक आए। अब राज्य में भारी मात्रा में निवेश आ रहा है। जहां पहले 70 सालों में जम्मू कश्मीर को केवल 14,000 करोड़ का निवेश मिला था, वहीं पिछले 2014 से 2023 के बीच 12,000 करोड़ का इंडस्ट्रियल निवेश हुआ है। वहीं अब कश्मीर को भारतीय फिल्म उद्योग से फिर से जोड़ने के लिए काम भी हो रहा है। घाटी में 5,000 से अधिक नए होटल बने, जो इस क्षेत्र में बढ़ते निवेश और विश्वास को दर्शा रहा है। कश्मीर में 65% से अधिक होम स्टे महिलाओं द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। और न्यूज़ 18 में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।